Hello everyone, this is Rakesh here. Welcome to my new video. This is our fifth lecture on the resonance effect. इससे पहले हमने रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर 4 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जहां पे हमने रेजोनेंस का बेसिक देखा था कि हमें रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेजोनेंस होने के लिए उसमें जैसे किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है तो उसमें कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। वहां पे हमने पी ऑर्बिटल कंडीशन देखे थे कि जिस स्ट्रक्चर में जिस सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है उसके सारे जो अपने सेंटर एटम होते हैं वहां पे पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए और वो सारे पी ऑर्बिटल एक प्लेन में और एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो अपना थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर था कि यदि हमें किसी मॉलिक्यूल में आइडेंटिफाई करना है कि उसमें रेजोनेंस होगा या नहीं, जैसे आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया और उसमें आपको देखकर पहचानना है कि उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो सकता है या नहीं, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कंजुगेट सिस्टम। यदि किसी मॉलिक्यूल में कंजुगेट सिस्टम है तो उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। ये हम लोग अभी तक हम लोगों ने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। तो यदि आपने लेक्चर 1 से लेक्चर 4 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं रेजोनेंस। जैसे हमें किसी मॉलिक्यूल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए, हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और रूल फॉर ड्राइंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि एक बार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया और वैल्यूएबल जरूर सीखने को मिलेगा। मैं आपसे 100% प्रॉमिस करता हूं कि आप निराश नहीं होंगे। तो एक बार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस वीडियो को एक मौका दीजिए। मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप लोग इस वीडियो में कुछ नया और वैल्यूएबल जरूर सीखेंगे। तो चलिए हम लोग रूल्स को समझते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि यदि किसी मॉलिक्यूल का हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं तो कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए। तो हमारा रूल नंबर 1 क्या है, रूल फर्स्ट रूल हमारा क्या है कि ओनली पाई बॉन्ड्स शुड बी फॉर्म एंड ब्रेक। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आप लोग को समझाता हूं। हम लोगों ने भी पढ़ा था जब जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो अपना रेजोनेंस इफेक्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट होता है और रेजोनेंस इफेक्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट होता है, जो अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इसके मूवमेंट को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। तो अपना पहला रूल क्या कर रहा है, जब हम लोग कोई नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पे हम लोग सिर्फ पाई बॉन्ड को नया, जैसे एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं और एक नया पाई बॉन्ड बना सकते हैं। इसको मैं आप लोगों के एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए जैसे अपना क्या स्ट्रक्चर दिया हुआ C डबल बॉन्ड O CH2 एंड H। अब हमें इसका क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो CH2 दिस इज CH3। अब इसका हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इसका हम लोग कैसे कर सकते हैं कि यदि आपने इसको ऐसे किया, जैसे CH3 है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज CH2 एंड H। ठीक, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको हमने यहाँ पे मूव कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इस बॉन्ड को हमने ब्रेक करके, यदि हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये H प्लस हो जाएगा। तो इस H प्लस को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये अपना क्या बन गया COH। और जब हमने इसको यहाँ पे ऐसे शिफ्ट किए तो क्या आया, यहाँ पे आया माइनस चार्ज और इसको यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे आया प्लस चार्ज। तो प्लस माइनस क्या बना लेंगे, एक यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे तो क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2H। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है। लेकिन साथ साथ आप लोग ये देखिए कि हमने यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। तो हमारा ये क्या है, एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं लेकिन हम लोग सिर्फ एक पाई बॉन्ड को ही ब्रेक कर सकते हैं और एक पाई बॉन्ड का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो क्या होगा, ये अपना एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है, O और H के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो अपना एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है।
हम जब एक रेजोनेंस जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वहां पे सिर्फ हम लोग एक पाई बॉन्ड को बना सकते हैं और एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो हम लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, क्या ब्यूटा 1,3 डाई इन। ये अपना स्ट्रक्चर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो पहले देखिए क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पाई बॉन्ड एक छोड़ के पाई बॉन्ड। ये क्या अपना कंजुगेट सिस्टम है, मींस यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस एटम के ऊपर आ जाता है। तो अपना स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस। ये हम लोगों ने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं लास्ट वीडियो में देखा था। यहाँ पे देखिए ये क्या अपना पाई बॉन्ड है, ये क्या है पाई बॉन्ड है। इस पाई बॉन्ड क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे नया पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं और पाई बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये अपना क्या है, एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक सिर्फ पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं और पाई बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं। ये अपना एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों, यहाँ पे हम लोग सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म भी कर रहे हैं, इसलिए अपना क्या एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। अबे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं तो क्या है, ये है टाइटोमर्स। क्या है, टाइटोमर्स। ये टाइटोमर्स क्या होता है, जब हम लोग टाइटोमेरिज्म पढ़ेंगे, टाइटोमेरिज्म एक अलग कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग टाइटोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग समझेंगे कि टाइटोमर्स क्या होते हैं। टाइटोमेरिज्म को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, रूल्स फॉर ड्राइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रूल्स फॉर ड्राइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अपना पहला रूल क्या था कि हम लोग सिर्फ पाई बॉन्ड को फॉर्म कर सकते हैं और पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। अब लोग मूव करते हैं अपने रूल नंबर 2 पे। तो अपना सेकेंड रूल क्या है, नो एटम शुड बी डिसलोकेट, नो एटम शुड बी डिसलोकेट फ्रॉम इट्स पोजीशन, फ्रॉम इट्स पोजीशन। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पे जो एटम की कनेक्टिविटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। एटम अपना पोजीशन चेंज नहीं, एटम का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों, हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट में क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मूवमेंट को। किसको पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मूवमेंट को पढ़ते हैं, ना कि एटम के मूवमेंट को। हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मूवमेंट को। तो जब हम लोग एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पे जो एटम का पोजीशन है, एटम का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, एटम की कनेक्टिविटी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जो हमने लास्ट एग्जांपल देखा था, C डबल बॉन्ड O CH3H। तो हम लोग वहां पे क्या ड्रॉ किया था, इसका स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ किया था, इस H एटम को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दिए थे, COH डबल बॉन्ड CH2H। यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये जो अपना H एटम है, यहाँ पे H एटम, ये जिसको हम लोग ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो H एटम यहाँ पे कार्बन से अटैच है और यहाँ पे किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच हो गया। तो एटम अपना पोजीशन चेंज कर दिया, ये एटम अपना पोजीशन चेंज कर दिया। तो इसकी वजह से क्या है, ये वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, एटम का कनेक्टिविटी चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। क्यों, हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट जो पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मूवमेंट को पढ़ते हैं, एटम के मूवमेंट को नहीं पढ़ते। इसलिए एटम का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाना चाहिए। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में क्या देखा था, ब्यूटा 1,3 डाई इन, ब्यूटा 1,3 डाई इन। तो हम लोगों ने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाया था, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आया था और ये यहाँ पर आया था। तो क्या था, ये CH2 यहाँ प्लस चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस।
तो यहाँ पे किसका मूवमेंट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। ये अपना क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट हो रहा है। पहले यहाँ पर था, अब मूव करके जंप करके यहाँ पर आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले दोनों के बीच में शेयर था, अब सिर्फ इस एटम के ऊपर आ गया है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम लोग ड्रा कर रहे हैं, हमें मेक श्योर करना है कि वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट हो रहा है। कोई भी एटम अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, किसी भी एटम की कनेक्टिविटी चेंज नहीं हो रही है, तभी हमारा वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ये था हमारा रूल नंबर 2। हम लोग मूव करेंगे अपने रूल नंबर 3 पे, जो कि एक इंपॉर्टेंट रूल होता है ऑक्टेट रूल का। तो चलिए देखते हैं अपना रूल नंबर 3 क्या है। तो अपना थर्ड रूल क्या है? ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल मस्ट बी ए वैलिड स्ट्रक्चर। जो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो, क्या होना चाहिए? एक वैलिड स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए, एक्सेप्ट विथ वेरिएबल वैलेंसी। अब हम लोग इसमें हर एक टर्म का मीनिंग देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि एक वैलिड स्ट्रक्चर की मीनिंग क्या है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, अपना एग्जांपल क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH NH3 प्लस। अब हमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड एक छोड़ के प्लस चार्ज। कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट है मींस इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें रेजोनेंस होगा। हम रेजोनेंस कैसे ड्रॉ करते हैं? ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट करते हैं, तो क्या होगा? ये यहाँ पे जंप कर जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा अपना? CH2 CH डबल बॉन्ड NH3 प्लस। ये आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। लेकिन क्या एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? देखिए यहाँ पे CH2 पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। जब आप लोग नाइट्रोजन को देखेंगे, नाइट्रोजन को एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा? ये हो गया 3H एटम, 3H एटम। अब नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 5 बॉन्ड। 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बना है? 5। मींस इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, जैसे नाइट्रोजन का बोला, आप लोगों का इसका वैलेंस वो देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनता है? 2s2 2p3। ये क्या? नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन की वैलेंसी ये, इसके पास डी ऑर्बिटल तो है नहीं। नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रखे हैं? नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह से क्या एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए। किसको? ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए। मींस जो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग अधिक से अधिक ये कोशिश करें कि जो ईच एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। उसके ऑक्टेट कंप्लीट है मींस उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग ऑक्टेट रूल को डिटेल में पढ़ा होगा कि हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। क्यों? उससे वो क्या होगा? नोबल गैस कन्फिगरेशन की तरफ बढ़ेगा, जिससे वो ज्यादा और स्टेबल होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है ये वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा क्या? एक्सेप्ट विथ वेरिएबल वैलेंसी। इसका मतलब क्या हुआ? जिस एटम के पास डी ऑर्बिटल होता है वो क्या करता है? अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे क्या है? सल्फर को देखते हैं। सल्फर का स्ट्रक्चर क्या होगा? SO4 माइनस। यदि आप लोग SO4 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा? S डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। ये क्या है? SO4 माइनस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखिए सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने बॉन्ड बना लिए? 6। इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये क्या है? एक वैलिड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक वैलिड स्ट्रक्चर है। तो वेरिएबल एक्सेप्ट विथ वेरिएबल वैलेंसी मतलब क्या हुआ? जैसे S के पास क्या होता है? डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ये क्या थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो क्या कर सकता है? अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, जैसे कार्बन नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं।
जिसकी वजह से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो जब आप एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये मेक श्योर रहिए कि वो क्या एक वैलिड स्ट्रक्चर है, वो केमिकली पॉसिबल है, तभी वो हमारा वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे केमिकली पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन में 5 बॉन्ड बना रखे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से क्या हो गया, ये इनवैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ये केमिकली पॉसिबल है, यहाँ पे सल्फर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, डी ऑर्बिटल है जिससे अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करेगा और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसलिए क्या एक वैलिड स्ट्रक्चर है, ये एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये नहीं है। ये तो अपना क्या रूल नंबर 3, जहाँ पे हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये वो स्ट्रक्चर एक वैलिड स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो केमिकली पॉसिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे लोगों के भी जो स्टूडेंट होते हैं उनके बीच एक कंफ्यूजन आता है, क्या ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है कि हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जब हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था किसका, ब्यूटा 13 डाइईन का, इसका जो हम लोग ब्यूटा 13 डाइईन का देखा था, जैसे ये क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे हर एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो क्या एक वैलिड स्ट्रक्चर ये है, ये क्या है एक वैलिड स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम लोग इसका वो बनाते हैं, रेजोनेंस बनाते हैं, जब आप लोग इसका रेजोनेंस बनाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाता है। तो क्या हो जाता है अपना CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, और यहाँ पे जाता है प्लस चार्ज। तो ये 3 कार्बन है, इनके ऑक्टेट तो कंप्लीट है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब आप इसको देखोगे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, CH2 मतलब क्या होगा, इसको लो ऐसे कर दीजिए, दिस इज H, दिस इज H। इसमें कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो क्या एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, आंसर इज नो। ये क्या है एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या है एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो होने चाहिए। तो कैसे वैलिड है, देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम लोग इसके मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, एक जो रियल में एग्जिस्ट करता है अपना क्या करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो उसमें इस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन कम होगा और ये जो है इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो ये केमिकली पॉसिबल तो है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से कम तो हो सकता है। जब हम प्लस चार्ज केस देखते हैं तो वहां पे क्या जाता है, एक प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं कि एक प्रकार का क्या एक्सेप्शन है कि वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से कम पॉसिबल है, 6 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल इसमें S और P है वो क्या कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। तो ये केमिकली पॉसिबल है, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसका कंट्रीब्यूशन कम होगा, लेकिन ये केमिकली पॉसिबल है। तो ये क्या है, इसका एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में वो कम होगा। जब हम लोग रेजोनेंस की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन होता है इसका कम होता है, इसका ज्यादा होता है। लेकिन ये एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कार्बन नहीं ले सकता, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से कम तो उसमें पॉसिबल है, 6 इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल है। तो अपना क्या है, एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये एक कंफ्यूजन स्टूडेंट के बीच में रहता है कि एक तरफ आप बोल रहे हो कि ऑक्टेट रूल फॉलो होने चाहिए और दूसरी तरफ आप लोग इसको वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहे हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये इसका स्टेबिलिटी कम होगा। ये ऑक्टेट रूल मींस इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन नहीं ले सकता, लेकिन 8 से कम तो पॉसिबल है। तो क्या हो गया, अपना एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये अपना क्या रूल नंबर 3। हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 4। तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, अपना रूल नंबर 4 क्या है, ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर must have same number of unpaired electron। क्या है, सेम नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या है, हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अपना ये क्या है, स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये कंजुगेशन में है पाई बॉन्ड, फिर एक छोड़ के पाई बॉन्ड, मींस इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो पॉसिबल है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा, जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन गया, दिस इज आवर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आ गया माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, पेयर में है। क्या है, पेयर में है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, और यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। ये क्या है, पेयर्ड है, इसमें क्या है, ये पेयर में है। और हमारा क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 और यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो क्या अपना एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जितने भी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वहां पे हम मेक श्योर करेंगे कि जो अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। अब हम लोग इसको एक और तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, दिस इज आवर पाई बॉन्ड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये अपना होमोलिटिक क्लीवेज हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब हम लोग होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे तो होमोलिटिक क्लीवेज मतलब क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, फ्री रेडिकल से। ये अपना क्या है, फ्री रेडिकल। ऐसे ही यहाँ पे ये फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये दोनों फ्री रेडिकल क्या होगा, कंबाइन होकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो अपना क्या हो गया, तो अब एक इलेक्ट्रॉन ये बचा रह गया और एक इलेक्ट्रॉन ये भी तो पॉसिबल है। हम लोग जैसे आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, हमने क्या किया, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट कराई और सिर्फ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे देखिए अपना जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था, 0। ओरिजिनल स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ये अनपेयर्ड है और एक ये अनपेयर्ड है। तो कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो ये क्या होगा, अपना वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या है, ये पेयर में है, सिंगल नहीं है, पेयर में। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो अपना एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2 हो गया। ये अपना क्या, रूल नंबर 4। अब लोग मूव करते अपने लास्ट रूल पे, दैट इज रूल नंबर 5। ये अपना क्या, तो अपना 5th रूल क्या है, रेजोनेट स्ट्रक्चर हैविंग अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस मींस प्लस माइनस, अनलाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम। एडजेसेंट एटम मींस पास पास, मींस अगल बगल में। एडजेसेंट मतलब क्या हुआ, अगल बगल में। एडजेसेंट एटम्स यूजुअली निग्लेक्टेड, इस पॉइंट को नोट कीजिए, यूजुअली निग्लेक्टेड। इसका मतलब क्या, अभी हम लोग अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा। इन कंसिडरेशन टू द रेजोनेंस हाइब्रिड, इन कंसिडरेशन टू द रेजोनेंस हाइब्रिड एज दे आर हाईली अनस्टेबल। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं तो आप लोगों को ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया, वही सेम एग्जांपल, ब्यूटा 1,3 डाइइन का CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें कंजुगेशन है, ये सिस्टम क्या है, कंजुगेट सिस्टम है, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। अब हमने क्या किया, आप लोग इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये क्या गया, हमने यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया। तो अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH2। यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, और ये क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये हो गया माइनस चार्ज। ये भी तो क्या है, यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट किया है। ये भी तो एक स्ट्रक्चर हो सकता है, दिस इज आल्सो पॉसिबल। तो ये पॉसिबल तो है, ये स्ट्रक्चर वैलिड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है किसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड एरिया में क्या एग्जिस्ट करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। तो इस स्ट्रक्चर को जो हमने लोगों ने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है उस रेजोनेंस हाइब्रिड में वेरी लो होता है, बहुत मिनिमम होता है।
माइनर होता है, इसके कंपैरिजन में इसका जो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, बहुत लो होगा, इसलिए इसको हम लोग वायलेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते हैं। पॉसिबल तो है, केमिकली इट इज पॉसिबल। एक वायलेट स्ट्रक्चर क्या मतलब हुआ, वो केमिकली पॉसिबल होना चाहिए। केमिकली तो ये पॉसिबल है, लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में वो क्या होगा, बहुत कम होगा, मिनिमम होगा, इसीलिए हम लोग इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। इट इज केमिकली पॉसिबल, इट इज केमिकली पॉसिबल, बट क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में बहुत कम होता है, इसीलिए हम लोग इसको वायलेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर दिया, क्या हो गया माइनस, दिस इज प्लस। तो क्या एक वायलेट स्ट्रक्चर है, नहीं, ये वायलेट स्ट्रक्चर नहीं है, एक वायलेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों, यहाँ पे देखिए जो अनलाइक चार्ज क्या अगल बगल एटम पे, क्या है अगल बगल एटम पे है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो रेजोनेंस हाइब्रिड इसका कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, वेरी लो होगा, वेरी मिनिमम होगा, इसलिए एक वायलेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये नहीं है। तो जब हम लोग जब एडजेसेंट एटम पे अनलाइक चार्ज होता है तो उसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम लोग रेजोनेंस में काउंट नहीं करते हैं। तो ये अपना क्या था, रूल नंबर 5। हम लोगों ने सारे रूल डिस्कस कर लिए, अपना रूल 1 से रूल 5 तक एक वायलेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के। अब लोग इसके एग्जांपल देखेंगे तो आप लोगों को ये सारे रूल्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अपना फर्स्ट एग्जांपल क्या है, हमें बताना है, ये हमें 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, बताना है फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड में रिलेशन क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड में रिलेशन क्या है। तो आप लोग देखिए फर्स्ट और सेकंड में क्या है, एक पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये क्या सिस्टम है, एक कंजुगेट सिस्टम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका रेजोनेंस बना सकते हैं। जब लोग इसके रेजोनेंस बनाओगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ मूव कर गया, तो क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ गया, ये हो गया पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ गया, ये आ गया पाई बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ गया, ये आ गया पाई बॉन्ड। मीन्स फर्स्ट और सेकंड क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट हो रही है। एक नया पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड क्या है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब यदि आप फर्स्ट और सेकंड थर्ड को देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, क्या है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। और हम लोगों ने फर्स्ट रूल क्या पढ़ा था कि ओनली पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म एंड पाई बॉन्ड कैन बी ब्रेक, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या एक ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं है, तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। आप लोग जब आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो वहां पे स्ट्रक्चरल आइसोमर को डिटेल में पढ़ोगे। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, और फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये अपना एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अपना सेकंड एग्जांपल क्या है, ये 2 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, हमें बताना है क्या है ये एक दूसरे के वायलेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो अब देखिए ये क्या लिखा है, CH2, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH CH। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमने क्या किया, यहाँ मूव कर दिया, और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ मूव कर दिया। जब हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या आ गया, H+, ये क्या हो गया, H+, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से क्या आ गया माइनस, और ये क्या NH+ और N- क्या बना लेंगे, NH, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, एक H एटम की कनेक्टिविटी चेंज हो रही है, एक H एटम अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। हम लोगों ने सेकंड रूल क्या पढ़ा था, किसी भी एटम का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, कोई भी एटम की कनेक्टिविटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या एक वायलेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। एक चीज और देखिए, यहाँ पे किस बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड, और सिर्फ हम लोग ने देखा था कि सिर्फ पाई बॉन्ड ही ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं कि एक वायलेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो आज का सेशन हम लोग हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अभी हम लोग इसका जो सब नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सिर्फ हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, और सारे एग्जांपल जो जितने एग्जांपल रहेंगे उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे क्या हुआ एक वायलेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के भी ड्रॉ करने के भी एग्जांपल
और डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग कुछ नया सीखे होंगे, कुछ वैल्यूएबल सीखे होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। पॉजिटिव फीडबैक हमें मोटिवेट करता है और आपके जो वैल्यूएबल सजेशन होते हैं वो हमें बेटर बनने में मदद करता है, जिससे हम आप लोगों को फ्यूचर में और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।